टॉपिक में ट्राई और एक्सेप्ट की बात हमारी हुई थी। चलिए, तो यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट के साथ एक और ब्लॉक है जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज एल्स ब्लॉक। तो एल्स को हम जनरली इफ के साथ यूज करते हैं। इफ के साथ एल्स आपने देखा था, लेकिन जब आपको मैंने लूप पढ़ाया था तो मैंने लूप के साथ भी, चाहे वो फॉर या वाइल का, एल्स का कॉन्सेप्ट सिखाया था। इसी तरह से पाइथन में ट्राई ब्लॉक के साथ भी आप एल्स का ब्लॉक यूज कर सकते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, किस सिचुएशन में ये चलता है, कैसे ये काम करता है, इसको समझेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने ट्राई ब्लॉक बनाया हुआ है और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए a इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, b इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर सेकंड नंबर, और उसके बाद फिर मैंने प्रिंट करा दिया a डिवाइड बाई b। उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दिया, और एक्सेप्ट में कुछ नहीं कर रहा, जस्ट एक मैसेज जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, और डिफॉल्ट एक्सेप्ट मैंने बनाया हुआ है, दिस इज एक्सेप्ट। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर हम एल्स ब्लॉक का यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद एल्स ब्लॉक के बाद का जो रिमेनिंग कोड है वो चलाते हैं। सर हाँ बोलिए। रिकॉर्डिंग परमिशन दे दो। कौन है? पंकज? किसने मांगी थी ये? सर पंकज। हाँ, अभी ना एडमिन मैं नहीं हूँ इस समय, मीटिंग होस्ट दूसरा सर कर रहे हैं, तो जब मेरे पास राइट आएगा तो मैं आपको बना दूंगा, ठीक है? आपको मैं परमिशन दे दूंगा। सरन पुरानी वाली आप कह रहे थे कि लाइक आप भेजोगे, वो कोई बच्चा था वो कर भेजने वाला था, आपने भेजी नहीं। ग्रुप में मैंने शेयर कर दी। ये मैं वो लिंक भेज देंगे ग्रुप में। मेरे पास जो लिंक आया था मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, आप ग्रुप में होंगे तो आपको मिल गया होगा। तो ये हमारा ट्राई ब्लॉक हो गया। ट्राई ब्लॉक के अंदर ये आपका कुछ स्टेटमेंट्स हो गए, ये आपका एक्सेप्ट ब्लॉक हो गया, एक्सेप्ट ब्लॉक का स्टेटमेंट हो गया, और एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट हो गया, और ये स्टेटमेंट हमारा रिमेनिंग कोड का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है? अब इसके एग्जीक्यूशन फ्लो को समझते हैं कि एग्जीक्यूशन फ्लो क्या आता है। मान लीजिए आपने कोड चलाया और दो नंबर आपने एंटर करे। पहला नंबर आपने 10 एंटर किया, दूसरा नंबर आपने 5 एंटर किया, ठीक है? अब ए में आ गया 10, बी में आ गया 5। जब आप ए डिवाइडेड बाई बी का रिजल्ट प्रिंट करेंगे तो 2 एकदम सही रिजल्ट आएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होगी और एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगी। उसके बाद एल्स ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होता है। तो जब आप ट्राई के साथ एल्स ब्लॉक लगाते हैं तो एल्स ब्लॉक का एग्जीक्यूशन तब किया जाता है जब ट्राई ब्लॉक बिना एक्सेप्शन के कंप्लीट हुआ है।
अगर ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन के साथ कंप्लीट हो रहा है या एक्सेप्शन की वजह से टर्मिनेट हो रहा है तो फिर एल्स ब्लॉक हमारा नहीं चलता, नो मैटर कि आपकी एक्सेप्शन हैंडल हुई है नहीं हुई है। ठीक है, तो एल्स ब्लॉक ट्राई ब्लॉक में जब एक्सेप्शन नहीं होती है सिर्फ और सिर्फ तभी चलेगा। चला एल्स ऑफ ट्राई। अब इसी कोड को दोबारा रन करते हैं। मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 0 और दिस इज एक्सेप्ट और ये हो गया बाय। सर एक बार और रन करके दिखा दीजिए इसको एक्सेप्शन के साथ। मैंने क्या करा, मैंने इसको एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पर दिया 10, एंटर सेकंड नंबर 0, तो 10 डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन आएगी। अगर एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा हमारा। अब एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। एल्स ब्लॉक ये कहता है कि मेरा एग्जीक्यूशन तभी किया जाता है जब ट्राई ब्लॉक बिना एक्सेप्शन के कंप्लीट होता है, लेकिन इस बार तो एक्सेप्शन आ गई ट्राई ब्लॉक के लाइन नंबर 3 पर, तो आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एल्स ब्लॉक में हम उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जिनके एग्जीक्यूशन को हम करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ तब जब ट्राई ब्लॉक ने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया है, यानी कि ट्राई ब्लॉक का एग्जीक्यूशन बिना एक्सेप्शन के हुआ है। ऐसे सिचुएशन में हम अपने स्टेटमेंट्स को एल्स ब्लॉक में लिखकर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, एक ब्लॉक और होता है इसका नाम है फाइनली। तो यहां पर भी मैंने जस्ट क्या करा, यहाँ लिख दिया प्रिंट दिस इज फाइनली। और इस कोड में जानबूझकर मैं एक काम करता हूं, जो एक्सेप्शन है वो मैं लेकर आता हूं वैल्यू एरर को हैंडल करने वाली वैल्यू एरर। ठीक है, अब इस कोड का फ्लो समझेंगे कब कौन चलेगा। मैंने 2 नंबर दिए, एकदम सही इनपुट दिया इस तरह से कि कोई एक्सेप्शन ना बने। मान लीजिए दे दिया मैंने यहाँ पर 20 और ये दे दिया 5, तो a डिवाइडेड बाई b यानी कि रिजल्ट आएगा 20 डिवाइडेड बाई 5 का 4। ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है तो एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद एल्स ब्लॉक चलेगा क्योंकि ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है। उसके बाद मैंने लगा दिया फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक भी चलेगा, दिस इज फाइनली। उसके बाद रिमेनिंग कोड चलेगा। तो पहले फ्लो को समझिए, फिर आपको कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा कि कब किस ब्लॉक में हमें कौन सा कोड लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्स चला, फाइनली भी चला, दोनों चले। अब कोड को इस तरह चलाते हैं। सर बोलिए। सर आज कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है तो कोई किसी को दे दीजिए रिकॉर्डिंग कर ले। नहीं कर रहा है कोई, देखो कोई ना कोई तो कर ही रहा है रिकॉर्डिंग। कोई नहीं कर रहा है, उसका 6 बजे एग्जाम है। कोई संचित है वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक और है एक सुमित शर्मा है कोई, वो कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पर इस कोड को फिर रन करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पर 10, एंटर सेकंड नंबर, मान लो मैंने 0 दे दिया। अब जब मैं ऐसा करूंगा, ध्यान से समझना है, ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आई, क्या जो एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक में आई है क्या एक्सेप्ट ब्लॉक उसे हैंडल कर पाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो ट्राई ब्लॉक में a डिवाइड बाई b की वजह से एक्सेप्शन आएगी वो आएगी 0 डिवीजन एरर, और 0 डिवीजन एरर आपका एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि वो स्पेसिफिक एक्सेप्शन को ही डील कर रहा है, दैट इज वैल्यू एरर। तो यानी कि आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन अभी भी बनी हुई है। ठीक है, अब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, लेकिन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद टर्मिनेट होगा। एल्स ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि एल्स ब्लॉक तब चलता है जब मेरे ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन ना हो।
तो अब फाइनली ब्लॉक चलेगा, उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। दिस इज फाइनली प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब इसको फिर रन करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया एबीसी। अब जैसे ही एबीसी दूंगा वैसे ही यहाँ पर क्या आएगी, वैल्यू एरर आ जाएगी। वैल्यू एरर आते ही एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ट्राई में एक्सेप्शन आ गई है। फाइनली चलेगा, दिस इज फाइनली। आगे का प्रोग्राम भी चलेगा। क्यों चलेगा आगे का प्रोग्राम? क्योंकि जो एक्सेप्शन आई थी वो हैंडल हो रही है। अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुई थी तो फाइनली के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट होगा एबनॉर्मली, और अगर एक्सेप्शन हैंडल हो गई है तो फाइनली के बाद नॉर्मल कोड चलेगा आगे, और अगर एक्सेप्शन नहीं आई है तो एल्स चलेगा, फाइनली चलेगा, फिर आगे का कोड चलेगा। एक्सेप्ट ब्लॉक चला, फाइनली ब्लॉक चला और आगे का स्टेटमेंट चला, और ये हमारा नहीं चला। ठीक, अब बात आती है किस तरह के स्टेटमेंट्स फाइनली ब्लॉक में मुझे लिखने चाहिए। तो फाइनली ब्लॉक ये कह रहा है, फाइनली ब्लॉक यूज कर रहे हैं सर मैसेज की तरह क्या सर? नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए मैसेज हो गया कि भाई फ्लो समझने के लिए कि फ्लो क्या होता है हमारे इन ब्लॉक्स का, तो मैंने प्रिंट मैसेज लगा दिया। सिर्फ मैसेज करने के लिए फाइनली ब्लॉक का यूज नहीं होता है, सिचुएशन कुछ और होती है। तो फाइनली ब्लॉक क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या ऐसे सेट ऑफ स्टेटमेंट जो आप चाहते हैं जिनका एग्जीक्यूशन जरूर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को आप फाइनली ब्लॉक में लिखेंगे, क्योंकि फाइनली ब्लॉक को इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट जरूर करवाता है। नो मैटर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आई है नहीं आई है तो हैंडल हुई है या नहीं हुई है, फाइनली ब्लॉक जरूर चलेगा। उसके बाद अब आगे का प्रोग्राम चलेगा या यहां से ही टर्मिनेट हो जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आई थी। अगर आई थी तो क्या वो हैंडल हो गई थी? अगर एक्सेप्शन नहीं आई है तो आगे का कोड चलेगा। अगर एक्सेप्शन आई है और वो हैंडल हो गई है तब भी आगे का कोड चलेगा। एक्सेप्शन आई है लेकिन वो हैंडल नहीं हुई है तो फाइनली के बाद प्रोग्राम आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन फाइनली ब्लॉक को आपको एग्जीक्यूशन में जरूर लाया जाएगा। जब ऐसा कहा जाता है तो किसी के मन में एक क्वेश्चन आएगा, जो मेरे भी आ रहा है, आपके भी आएगा, तो ऐसा क्यों नहीं करें कि हम फाइनली ब्लॉक में पूरा कोड लिख दें। भाई मैं फाइनली ब्लॉक न लगा दूं सबसे पहले यहाँ पर ऐसे करके, और पर सारा का सारा कोड इसी में डाल देते हैं, चलेगा ही चलेगा हमारा ये। तो ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम है? और फिर पाइथन ने ट्राई एक्सेप्ट बनाई क्यों? जब फाइनली उन्हें बनाना ही था और ये कहना ही था कि ये जरूर चलेगा, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत ही क्या है? सारा कोड उठाकर इसी में डाल देते हैं, चलेगा ही चलेगा हमारा। तो इसका मतलब है एक गैप आ रहा है हमारे समझने में और जो कॉन्सेप्ट है उसमें। अभी हमसे कहा गया कि फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूशन में जरूर लाया जाएगा। अब थोड़ा आगे सीखते हैं। क्या फाइनली ब्लॉक में स्टेटमेंट्स जो लिखे जाते हैं, क्या गारंटी है वो चलेंगे? अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर दूं और बी की वैल्यू 0 हो जाए तो ये कहां से लाएगा जवाब? अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर दूं और यूजर नंबर इनपुट करने की बजाय अपना नाम इनपुट कर दे तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट फाइनली कैसे करा देगा? क्या हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइनली? हमने कहा नहीं, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही नहीं, हम गलत तरीके से सोच रहे हैं। तो अभी हम यही सीखते हैं कि फाइनली ब्लॉक ऐसा कभी नहीं कहता कि मेरे अंदर जो लिखोगे वो चलेगा ही चलेगा। अगर मैं फाइनली ब्लॉक के अंदर ये मैसेज ये स्टेटमेंट लिख दूं 1 डिवाइड बाई 0, तो देखो फाइनली ब्लॉक ही बंद हो जाएगा इस लाइन की वजह से, डेफिनेटली बंद होगा, भले ही बाकी कोड में सब कुछ सही हो। 0 डिवीजन एरर कहां से आई? लाइन नंबर 11 पे आई, प्रिंट 1 डिवाइडेड बाई 0, कहां लिखा था मैंने? फाइनली ब्लॉक के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो होता है मौका मिलना, एक होता है उस मौके को आप कन्वर्ट करते हैं अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने में। तो फाइनली ब्लॉक को मौका जरूर मिलता है। अब फाइनली ब्लॉक उस मौके का फायदा उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा वो उसके अंदर लिखे स्टेटमेंट से डिसाइड होता है। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट्स फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं जिनके एग्जीक्यूशन से एक्सेप्शन आ जाएगी तो फाइनली ब्लॉक भी उसी लाइन से टर्मिनेट हो जाएगा और आगे का कोड नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि इसको ऐसी प्रोटेक्शन दी गई है कि कुछ लिख दो इसके अंदर सब चलेगा। अब अगला क्वेश्चन आता है किस तरह के स्टेटमेंट फाइनली ब्लॉक में लिखने ही चाहिए। एक यूज केस मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि फाइनली ब्लॉक में किस तरह के स्टेटमेंट लिखने चाहिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये कोई एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है
और यहाँ पर इस क्लाउड प्लेटफॉर्म पर मान लीजिए 16 GB रैम और i7 और 4 GB आपका ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, GPU। और मान लीजिए आपके प्रोग्राम में कुछ इमेजेस हैं या कुछ ऐसा है जिसको प्रोसेस होने के लिए इतना कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए। अब इतना कॉन्फ़िगरेशन आपको अपने लैपटॉप पर अगर चाहिए, वो भी सिर्फ एक प्रोग्राम में, उसके बाद नहीं चाहिए, तो अब आप अपना लैपटॉप खरीदोगे नहीं ना। इतने हैवी कॉन्फ़िगरेशन का अगर लैपटॉप परचेस करने जाओगे तो 1.5 से 2 लाख के बीच में आएगा, ठीक है। अब इतना हैवी कॉन्फ़िगरेशन परचेस आपको नहीं करना, क्योंकि आपको बस पर्टिकुलर पॉइंट पर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए या 10 दिन के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन की मशीन यूज़ करनी है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ला गया क्लाउड का, रेंट पर चीज़ों को ले लो, है ना। तो आपने क्या करा, ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म था इस पर अकाउंट बनाया और उस अकाउंट से आपने इसके रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया, ठीक है। अब जब ये अकाउंट बना तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसका जो चार्ज है वो है मान लीजिए $1 पर आवर। अगर आप आपका प्रोग्राम इस मशीन को, जो क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन है, अगर 1 घंटे के लिए यूज़ करता है तो आपको $1 अमाउंट देना होगा, यानी कि लगभग 80 रुपये के आसपास, 70-80 रुपये के आसपास आपको खर्च करने होंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपका प्रोग्राम इस क्लाउड के साथ कनेक्शन बनाता है। ध्यान से समझना इस एनालॉजी को। ये कनेक्शन बनकर तैयार हो गया। जैसे ही कनेक्शन बनाया वैसे ही क्लाउड ने आपका मीटर चालू कर दिया। अब ये आपका टाइम काउंट करना शुरू कर दे रहा है। जब तक ये कनेक्शन बना रहेगा तब तक ये टाइम काउंट करता रहेगा। अब आपका प्रोग्राम भले ही इस मशीन का यूज करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही कनेक्शन बन गया वैसे ही आपका यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो गई पर आवर की, ठीक है। अब मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए इस मशीन का यूज करा। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस मशीन को लॉग आउट करेंगे, ठीक है, या इस कनेक्शन को क्लोज करेंगे। जो कनेक्शन बनाए उस कनेक्शन को क्लोज करेंगे। और जब आपका प्रोग्राम इस मशीन के साथ कनेक्शन क्लोज करेगा तब ये काउंटिंग रुकेगी। अगर आपका प्रोग्राम क्लोज किए बिना टर्मिनेट हो गया तो आपको तो लग रहा है कि मेरा प्रोग्राम बंद हो गया, उधर आपका मीटर चालू रहेगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि अभी यहां पर कनेक्शन क्लोज हमारा नहीं हुआ है। तो अब सोचो, इस प्रोग्राम को लिखते समय एज ए प्रोग्रामर आपके ब्रेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया कि कुछ भी हो जाए, प्रोग्राम चले चले ना चले, लेकिन जब बंद हो तो डेफिनेटली कनेक्शन क्लोज जरूर होना चाहिए। तो ये जो क्लोज वाला स्टेटमेंट होगा उस सिनेरियो में, जिस सिनेरियो को मैं लेकर आपको समझा रहा हूं, कहां लिखोगे, फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखोगे। तो फाइनली ब्लॉक का यूसेज इंडस्ट्री के अंदर जब होता है तो रिसोर्स फ्री करने के लिए होता है, और थोड़ा अच्छा बोलते हैं एक्सटर्नल रिसोर्स को फ्री करने के लिए होता है। एक्सटर्नल, बाहरी रिसोर्स, ऐसी चीजें जो आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ऐसी चीजें जो पाइथन इंटरप्रेटर आपको नहीं देता है, आपको वो कहीं से लानी होती है। एक फाइल हो सकती है, क्लाउड का कनेक्शन हो सकता है, नेटवर्क कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन हो सकता है, कोई भी चीज जो आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है बट आपको चाहिए, तो आप उसके साथ कनेक्शन बनाएंगे। और जब भी आप कनेक्शन इस तरह के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बनाते हैं, हमेशा कनेक्शन को फ्री करना होता है, हमेशा कनेक्शन को क्लोज करना होता है। तो ये जो फ्री करने वाला स्टेटमेंट है, कनेक्शन क्लोज करने वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, इन स्टेटमेंट को लिखने के लिए स्पेसिफिकली फाइनली ब्लॉक जैसे कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। अब ये प्रोग्राम जब भी खत्म होगा, चाहे नॉर्मल टर्मिनेट हो, चाहे एबनॉर्मल टर्मिनेट हो, एक्सेप्शन के साथ हो, बिना कैसे भी टर्मिनेट हो, अगर मैंने यहाँ पर क्लाउड का कनेक्शन क्लोज करने का कोड लिखा है तो वो जरूर चलेगा। और मैं जानता हूं कि वो क्लोज करने के कोड में कोई एरर हमारी नहीं आनी है, क्योंकि वो कोड ही ऐसा है हमारा। तो जब भी फाइनली ब्लॉक का यूज प्रोग्रामर करते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने ट्राई ब्लॉक में एक रिसोर्स ओपन किया है। रिसोर्स का मतलब फाइल, डेटाबेस कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन, क्लाउड कनेक्शन, या कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए उन्होंने कोई कनेक्शन ओपन किया है। हो सकता है आप जीमेल ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहते हैं और जीमेल के साथ आप इंटीग्रेशन करके बैठे हैं, तो जीमेल का सेशन आपने क्रिएट करा है ट्राई में, तो जीमेल का सेशन को आप क्लोज करेंगे कहां पर, फाइनली ब्लॉक किया।
ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक इज यूज टू फ्री द रिसोर्सेज टेकन इन ट्राई ब्लॉक। जो ट्राई ब्लॉक में आपने लिए थे उन रिसोर्सेज को फ्री करने के लिए यूज करना होता है। मान लीजिए आप बोलेंगे सर मैंने तो ऐसा करा ही नहीं है, मैंने अपना प्रोग्राम बनाया, मैंने ऐसा कुछ ट्राई ब्लॉक में करा ही नहीं है जो मैंने बाहरी रिसोर्स यूज करा हो। तो हमने कहा तभी तो ये ऑप्शनल है, वरना मैंडेटरी नहीं होता, ये ऑप्शनल है। अगर आपने ट्राई ब्लॉक में ऐसा किया है तभी आप फाइनली ब्लॉक लगाएंगे, अदरवाइज आपको फाइनली ब्लॉक नहीं लगाना। अदरवाइज फाइनली ब्लॉक आपके लिए नहीं बना है, बिल्कुल नहीं बना है, इसका कोई यूज नहीं है इसके अलावा। इसी सिचुएशन के लिए फाइनली ब्लॉक का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ट्राई ब्लॉक हो गया, एक्सेप्ट ब्लॉक हो गया, एल्स हो गया, और ये हमारा फाइनली ब्लॉक हो जाता है। अब बात आती है क्या ये इसी ऑर्डर में चलेंगे? इनका ऑर्डर हम बदल सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं पहले ट्राई लगा दें, उसके बाद एल्स लगा दें, उसके बाद एक्सेप्ट लगा दें, उसके बाद फाइनल लगा दें, या फाइनली को यहाँ लगा दें, इसको यहाँ लगा दें, तो ये सारा गलत है। ठीक है, तो अगर ये चारों आएंगे तो यही ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में ही आएंगे, इसके अलावा इनका कोई और ऑर्डर नहीं होगा। करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा, फाइनली ब्लॉक के बाद इस एल्स को उठा के लगा दिया, देखते हैं चलता है क्या। इनवैलिड सिंटैक्स, इसको जहां था वहीं पहुंचा दिया, इस एक्सेप्ट को यहां से हटकर इन दोनों के बीच में लगा दिया। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, ये चारों पहले ट्राई आएगा, फिर एक्सेप्ट आएगा, फिर एल्स आएगा, फिर फाइनली आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है ये चारों आएंगे ही आएंगे, जरूरी है चारों का लगाना? हमने कहा नहीं, जरूरी नहीं है। तो फिर क्या क्या चीजें जरूरी हैं और क्या क्या ऑप्शनल है? तो ट्राई मस्ट है इन तीनों के लिए, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली, इन तीनों के लिए ट्राई का होना मैंडेटरी है। तो ट्राई के साथ आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ट्राई एक्सेप्ट। तो आज की क्लास से पहले कल हमने ट्राई एक्सेप्ट ही पढ़ा था, कल तो हमारे पास एल्स ब्लॉक था ही नहीं, कल तो हमारे पास फाइनली ब्लॉक था ही नहीं, ये तो हमने देखा हुआ है। तो ये वैलिड कॉम्बिनेशन है। ट्राई के साथ सिर्फ आप फाइनली ब्लॉक का यूज भी कर सकते हैं, ट्राई फाइनली, और ट्राई के साथ सिर्फ एल्स का यूज भी शायद आप नहीं कर पाएंगे। मैं चेक करता हूं, ट्राई एल्स एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ट्राई फाइनली तो अलाउड है, तो मैंने क्या करा, एक्सेप्ट हटा दिया, ट्राई एल्स लगा दिया, सिर्फ इतना लगा कर छोड़ दिया। ये चेक करने के लिए क्या ट्राई के साथ एल्स अलाउड है? नहीं, यानी कि ट्राई के साथ एक्सेप्ट और एल्स ऐसे ही आएगा। एल्स होने के लिए ट्राई, और ट्राई के बाद एक्सेप्ट होना मस्ट है। फाइनली आप लगाओ ना लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ट्राई फाइनली ये वैलिड है, ट्राई के साथ फाइनली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटर फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 2, दिस इज फाइनली। और अगर एक्सेप्शन आ गई तो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा ही होगा, क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक है ही नहीं। फाइनली ब्लॉक हैंडलर नहीं होता, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम बंद हो जाता है। अगर प्रोग्राम में एक्सेप्शन नहीं है तो फाइनली ब्लॉक के बाद भी कोड चलता है। ठीक है, फाइनली और कोड हमारा बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्राई फाइनली का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये ट्राई के लिए मैं आपको बना कर देता हूँ। ट्राई, ट्राई के साथ एक्सेप्ट, दूसरा ट्राई के साथ फाइनली, तीसरा ट्राई एक्सेप्ट एल्स,
उसके बाद ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली। तो ये हमारे कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब क्या दो ट्राई ब्लॉक एक साथ आ सकते हैं? नहीं, ट्राई के बाद एक ट्राई नहीं लगा सकते। ट्राई के बाद या तो एक्सेप्ट आएगा या फाइनली आएगा, उसके बाद फिर ट्राई आ सकता है। ट्राई के साथ ट्राई कभी हमारा नहीं आ सकता। ट्राई और एक्सेप्ट के बीच में क्या आप कोई और स्टेटमेंट लिख सकते हैं? ट्राई और फाइनली के बीच में या ट्राई और एक्सेप्ट के बीच में अगर मैं कोई मैसेज लिखना चाहूँ ऐसे करके तो लिख सकते हैं, सिंटैक्स एरर आनी चाहिए। तो ट्राई के बाद एक्सेप्ट लिखो या ट्राई के बाद फाइनल लिखो, उनके बीच में कोई और स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। अब नेस्टिंग कोई पूछा भी था किसी ने, देखते हैं। तो इस सामने मैं एक यूज केस लिख रहा हूँ, इस यूज केस को आप ऑब्जर्व करिए, उसके बाद आप इसका आंसर बताएंगे क्या है। समय लीजिए, 2 मिनट ले लीजिए, बट कोशिश करना इसका सही आउटपुट बताने की। जब इसको मैं रन कराऊंगा तो इसका आउटपुट सर 1 to 9 10 1 2 9 10 10। ठीक है, ये इन्होंने अपना आउटपुट बताया, बाकी आप अपना अपने आउटपुट बता सकते हैं। कोई और इसमें कुछ संशोधन करना चाहे? सर यही आएगा आउटपुट। चलिए देखते हैं किस तरह से इसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक स्टेटमेंट ये हो गया 2, एक स्टेटमेंट ये हो गया। इस पूरे ट्राई एक्सेप्ट को जो नेस्टेड वाला है ये अपने आप में एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है, बट इस आउटर वाले ट्राई के रेस्पेक्ट में एक सिंगल स्टेटमेंट की तरह मानेंगे इसे। तो आउटर वाले ट्राई में पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट अपने आप में ट्राई एक्सेप्ट है, चौथा स्टेटमेंट ये है, बस उसके बाद इस वाले ट्राई का ये एक्सेप्ट लगा होगा। तो अब हमें जो बातें पता है अभी तक वो ये कि ट्राई ब्लॉक में जब बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे होते हैं तो जिस स्टेटमेंट पर एक्सेप्शन आती है उस स्टेटमेंट से इमीडिएटली कंट्रोल हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक को ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक्सेप्ट ब्लॉक अगर उसे हैंडल कर सकता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक के स्टेटमेंट चलाए जाते हैं, फिर आगे का कोड जो एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद लिखा था वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो अगर इसी थ्योरी को ध्यान में रखें तो देखो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है 1, ये तो प्रिंट होगा ही होगा, यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद 2 प्रिंट होगा, ये भी सही है। अब इस लाइन पर आ गई आपकी एक्सेप्शन। अब इस लाइन पर जब एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ पर आपका जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो इस वाले ट्राई का है, वो हैंडल करेगा इसे, ना कि ये वाला एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट तो इस वाले ट्राई के लिए है। ठीक है, तो इमीडिएटली कंट्रोल आपका क्या होगा, इस वाले स्टेटमेंट पर जब एक्सेप्शन आएगी तो यहां से इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा इस वाले एक्सेप्ट के पास।
तो यानी कि 1 और 2 आ चुका आउटपुट, यहाँ पर आई एक्सेप्शन, फिर आया आपका 9, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडल हो गई और ये आपका आ गया 10। ठीक है, तो इसका आउटपुट यही आना चाहिए जो अभी आप लोगों ने बताया। अब थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं। तो मैं कुछ गलत करूंगा यहाँ पर, आपको बताना है कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ और क्या गलत यहाँ पर होता नजर आपको आ रहा है, लेकिन होगा सही, वो लगेगा कि वो गलत है। चलिए, ये आपके सामने कोड है, बताइए आउटपुट क्या है। सर 1 2 4 3 8। 1 2 4 3 8 और बस 10 भी आएगा सर। 9 10 आएगा, 10 आएगा। 10 10 10 आएगा बस। सर 10 आएगा। अभी आउटपुट जिसने बताया था, 1 क्या 2 आप इसको 4 ऐड करना 3 चाहते हैं? 8 1 2 4 3 8 10। 1 2 4 3 8 10। तो कोई कह रहा है यहाँ तक तो इतना ही आएगा, इसमें 10 और सर दो। 10, हाँ राइट सर, सॉरी 10 भी आएगा। चलो, सभी लोग कह रहे हैं तो जोड़ देते हैं। सर इसका आंसर और कुछ? होगा 1 2 हाँ 1 2 4 7 3 8 9 10। एक मिनट तो अलग हो गया। 1 2 4 4 के बाद 4 7 7, 3 7 के बाद 3 8 8 9 9 10। सर हाँ बोलिए। 1 2 4 7 3 8 10 आपका तीसरा ही है ना? 1 2 4 उसके बाद 7 7 3 3 8 8 10 10। यस सर। मतलब आपका बस 9 नहीं है यहाँ पर। और कोई कुछ? सर 1 2 4 3 8 9 10। अच्छा, ये अलग ही आ गया। 1 2 4 4 3 3 8 9 10 9 10। 10। और कोई? सर जो थर्ड वन है उसमें 8 नहीं आएगा, मतलब जो मैंने बताया था ना उसमें। चलो 8 हटा दिया आंसर। और कोई आउटपुट बताना चाहे? सर 1 2 4 3 आएगा। 1 2 4 3 वो तो सब में ही है, इसमें भी है, इसमें भी है। बताओ इसके आगे क्या है? 1 2 4 3 के दो आउटपुट लिखे हुए हैं ये पहले से, तो नहीं आ गया, उसके आगे भी कुछ है? चलो, सब लोगों को फिर भी सब अपने अपने अकॉर्डिंग इसका आउटपुट बता रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कितना सही समझ पा रहा है, कौन कितना सही नहीं समझ पा रहा है। तो सबसे पहले 1 आएगा, तो 1 तो सभी का आ रहा है, तो अभी तक तो सारे लोग सही हैं जिन लोगों ने बताया हो। तो उसके बाद 2 भी आएगा, इसको कोई नहीं रोक रहा है, तो सबका 2 भी आ रहा है। ठीक है, 4 भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के में 4 भी आ रहा है। अब यहाँ पर आ गई एक्सेप्शन। अब जब यहाँ पर एक्सेप्शन आई, तो क्या ये एक्सेप्ट ब्लॉक इस एक्सेप्शन को हैंडल कर पा रहा है? यहाँ पर कौन सी एक्सेप्शन आई, बताना चाहेगा कोई? 0 डिवीजन। 0 डिवीजन। 0 डिवीजन डिवीजन है। क्या एक्सेप्ट ब्लॉक इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है? नहीं सर। नो सर। नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। अब यानी कि इस ट्राई ब्लॉक में जो एक्सेप्शन आई है, इस एक्सेप्शन को ये वाला एक्सेप्ट हैंडल नहीं कर रहा है। तो अब इस वाले ट्राई का जो फाइनली है वो चलेगा या नहीं चलेगा?
फाइनली चलेगा सर। चलेगा। फाइनली चलेगा, एक्सेप्ट चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर। तो फाइनली चलेगा, यानी कि 4 के बाद सीधा क्या आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा। 4 के बाद 3 में ये 2 आउटपुट है, ठीक है। ये हमारे दोनों गलत हो गए। ये एक्सेप्ट तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन आई है 0 डिवीजन एरर, और ये हैंडल कर रहा है वैल्यू एरर को। अब ये आ गया 3। अब उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें इस वाली ट्राई की नजर से, तो इस वाली ट्राई का ये एक स्टेटमेंट ही है, और इस पूरे को अपने आप में एक सिंगल स्टेटमेंट की तरह इमेजिन करो इस आउटर वाली ट्राई के लिए। और अब मुझे ये बताओ कि इस सेकंड स्टेटमेंट में सब कुछ होने के बाद एक्सेप्शन है या नहीं है? अभी सर है एक्सेप्शन, है, क्योंकि वो हैंडल कहाँ हुई है? है सर। 5/0 जो है वो अभी भी है। अगर है इस सर। स्टेटमेंट एक्सेप्शन अभी भी है, सर तो क्या ये स्टेटमेंट चलेगा आगे वाला? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर। इमीडिएटली कंट्रोल यहाँ से इस वाले ट्राई के एक्सेप्ट में आ जाएगा, और ये इसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये प्रिंट करेगा 9, यानी क्या होगा? हमारा 3 के बाद आएगा 9। तो कोई नहीं है इसमें, तो ना ये सही है और ना ये सही है। तो ये आया 9, उसके बाद आएगा आपका 10, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसको रन कराऊं तो आउटपुट देखते हैं 1 2 4 3 9 10, ठीक है। सर वो कंफ्यूजन इस वजह से हुआ क्योंकि सर लगा कि नेस्टेड में वो सॉल्व नहीं होगा तो वही छूट जाएगा फिर। चलो, अब जो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, उम्मीद है आप उसका आंसर मुझे दे पाओगे। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हो सकता है कि फाइनली पहले चले और एक्सेप्ट ब्लॉक बाद में चले? ये सिंटैक्स एरर आया था सर, पहले ट्राई किया था। बट यहाँ तो ऐसा हुआ है, पहले फाइनली ब्लॉक चला है, उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक चला है। ये तो नेस्टेड में है इम्पोर्टेंट। इस वजह से। सर नेस्टेड में है सर। इसका मतलब ये है कि आप दो बातों को मिला रहे हैं। ये बात सही है कि फाइनली ब्लॉक के बाद एक्सेप्ट ब्लॉक कभी नहीं चल सकता, लेकिन ये बात तब सही है जब वो दोनों एक ही ट्राई के लिए हों। ये जो फाइनली ब्लॉक है ये इस वाले ट्राई का है, और ये जो एक्सेप्ट ब्लॉक है ये इस ट्राई का थोड़ी है, ये दूसरे वाले का है। यानी कि इस बात का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये फाइनली चल रहा है इस ट्राई के लिए, ये एक्सेप्ट चल रहा है इस ट्राई के लिए। तो आपका ये कहना कि फाइनली के बाद एक्सेप्ट चल रहा है, ये गलत है, इलॉजिकल है, क्योंकि ये अलग ट्राई है और ये अलग ट्राई का एक्सेप्ट। सर इसीलिए तो बोल रहे थे सर कि वो 9 मतलब कि प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रॉब्लम इसमें कैसे आ सकता है नेस्टेड का। नेस्ट, अब ये चीज आपको समझनी ना कि ये जो नेस्टेड ट्राई है ये अपने आप में एक सिंगल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट होगा आउटर वाले ट्राई के लिए। अब इसमें अगर एक्सेप्शन है, मतलब आउटर ट्राई में एक्सेप्शन है अभी, है ना? हाँ, मतलब स्टेटमेंट में एरर आ गई तो फिर वो बाहर चला जाएगा। सर फिर ये अपने इंडेंटेशन ब्लॉक से जंप किस तरह ले रहा है सर, बाहर वाले? क्या मैं कह रहा हूँ कि ये अपने इंडेंटेशन से बाहर एक्सेप्ट कैसे ले रहा है सर? इंडेंटेशन ट्राई सर मतलब ये नेस्टेड ट्राई से का बाहर अपने आके एक्सेप्ट में कैसे आ रहा है? मतलब बाहर, हाँ ये बाहर किस ये तरीके इसका से ट्राई आ हो रहा गया। है? ये इसका ट्राई एक्सेप्ट हो गया, हाँ, फिर ये बाहर वाला क्यों ले रहा है? मतलब भाई तो बाहर वाला तो चौथी बार समझा रहा हूँ, फिर समझ लो चौथी बार भी। इस वाले नेस्टेड ट्राई एक्सेप्ट फाइनली को अपने आप में ये ट्राई एक्सेप्ट फाइनली है, बट ये इसके लिए कौन है? इस वाले ट्राई के अकॉर्डिंग ये कौन है? स्टेटमेंट है, सिंगल एक स्टेटमेंट मान लो इस ट्राई के लिए। तो अब अगर इसमें एक्सेप्शन है, इस पूरे ब्लॉक में कहीं भी एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन है इस आउटर ट्राई के इस स्टेटमेंट के लिए मानी जाएगी, और फिर वो इस ट्राई के इस एक्सेप्ट को दी जाएगी हैंडल करने के लिए। यही तो हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप एक काम करो, इस चीज को रटने वाला एक स्टेटमेंट की तरह रट लो। क्या कि नेस्टेड एक्सेप्शन को आउटर वाला ट्राई हैंडल कर सकता है, बट आउटर की एक्सेप्शन को नेस्टेड वाला ट्राई हैंडल नहीं कर सकता। तो ये जबरदस्ती का स्टेटमेंट है ना, जो आप अगर याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली चीजें बड़ा क्लियर है, देख रही है सामने, समझ में आ गया है ना। चलिए क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और इस एक्सेप्शन हैंडलिंग के टॉपिक को फंक्शन के साथ इंप्लीमेंट करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग
एक यूज केस निकल कर आता है, देखते हैं वो इंटरेस्टिंग यूज केस। डेफ एक फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे शो, या चलो इसका नाम मैंने डिवाइड कर दिया। ए और बी यहां से लेकर आते हैं, यहां पर मैंने लिखा, मान लीजिए प्रिंट दिस इज डिवीजन। उसके बाद यहां मैंने ट्राई ब्लॉक लगा दिया, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया मैंने C इक्वल टू A डिवाइड बाई B, रिटर्न कर दिया C, ये हो गया ट्राई ब्लॉक। उसके बाद मैंने यह लगाया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट भी क्या करेंगे लगा के सीधा लगा दिया फाइनली, और रिटर्न कर दिया मान लीजिए 1 या 10, कुछ भी कर दो, ठीक। प्रिंट कराया 10 कॉमा और 10 की जगह 20 लिख दिया कॉमा 5। डिव फंक्शन समझ लीजिए, आराम से आंसर देना। डिव फंक्शन में कॉल कर रहा हूं, 20 पहुंचा ए में, 5 पहुंचा बी में, मैसेज प्रिंट हुआ दिस इज डिवीजन। ट्राई ब्लॉक चला, सी के अंदर आ गया 20 डिवाइडेड बाई 5 का रिजल्ट दैट इज 4। अब यहां से रिटर्न हो गया सी, यानी कि 4 रिटर्न हो गया। अब जब मैंने आपको फंक्शन पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में जब पहला रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद के स्टेटमेंट नहीं चलते, ठीक है। तो उसके हिसाब से 4 रिटर्न हो जाना चाहिए और प्रिंट उस 4 को प्रिंट करेगा। बट अभी हमने क्या सीखा है कि ये जो फाइनली ब्लॉक है ये जिद्दी होता है, ये कहता है मैं जरूर चलूंगा, मुझे मौका जरूर दिया जाएगा, भले ही मेरे स्टेटमेंट में कुछ गलती हो जाए तो मैं टर्मिनेट हो जाऊंगा, बट मुझे जरूर चलाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो रिटर्न हमारा फंक्शन वैल्यू कर चुका है, फाइनली ब्लॉक चलेगा, और फाइनली ब्लॉक से भी मैंने रिटर्न करा दिया क्या 10। तो अब ये बताओ कि डिव फंक्शन जब यहाँ पर कंप्लीट होगा तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा इस कॉल के लिए या 10 रिटर्न करेगा? सर 4 करेगा। 10 करेगा सर। अब अगर क्वेश्चन फाइनली चला है तो 10 ही करेगा। किसको प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट अब तक हम जो फंक्शन में पढ़ते थे डेफिनेट यही था कि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद का कोड फंक्शन में नहीं चलता है और फंक्शन वहां से ही बंद हो जाता है रिटर्न करके वैल्यू। लेकिन आज फंक्शन के अंदर रिटर्न लगा हुआ है ट्राई के साथ, और उस ट्राई का एक फाइनली भी लगा हुआ है। फाइनली कहता है मैं भी चलूंगा और मैं जरूर चलूंगा अगर ट्राई लिखा हुआ है तो इस केस में प्रायोरिटी हाई करी गई फाइनली की। अब रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हमारा फाइनल ब्लॉक चलेगा और जो यहां से रिटर्न होगा वही मेरा आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यहां से कुछ भी रिटर्न करा दो, यहां से आप कुछ भी पास कर दो, यहां पर आप 2 लिख दो, यहां पर आप 10 5 लिख दो, हर बार आउटपुट सेम ही आना है क्योंकि चलना तो फाइनल ब्लॉक है ही है। तो ऐसे कोड को लिखने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसा कोड किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन कॉल करेगा उसको अपना रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, उसको तो हमेशा यही मिलेगा। ऐसा कोड किस काम का है? सिर्फ इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, इंटरव्यू सबका नहीं ले सकते, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और डेफिनेटली अगर 100 लोगों से पूछा गया है तो कम से कम 95 लोग फिल्टर हो गए होंगे, 4-5 लोग रह गए होंगे, अब उनका इंटरव्यू आसानी से लिया जा सकता है। तो हमने यहाँ से बस ये सीखा कि या हमसे इंटरव्यू में सीधा सीधा पूछा जा सकता था क्या रिटर्न स्टेटमेंट के बाद का कोड चल सकता है फंक्शन में। तो आज आपने वो एक्सपीरियंस लिया कि सर एक यूज केस है कि अगर हम फंक्शन में ट्राई फाइनली का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं या ट्राई एक्सेप्ट का यूज करते हैं तो ट्राई ब्लॉक अपना रिटर्न लगा सकता है, फाइनली अपना रिटर्न लगा सकता है, और हम जानते हैं कि ट्राई के बाद फाइनली जरूर चलेगा। तो उस केस में ट्राई भी रिटर्न करेगा और फाइनली भी रिटर्न करेगा, तो जो फाइनली वाला रिटर्न है वो हमारा माना जाएगा।
इसका मतलब है यस, एक ऐसा यूज केस है जिसमें फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद का कोड भी चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा किसी भी तरह के सिनेरियो में यूजफुल नहीं होता, ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटरव्यू पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए। सर यहाँ फाइनली एक्सेप्ट ही चलेगा? हाँ हाँ, अगर आप एक्सेप्ट चलाएंगे तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि एक्सेप्शन आई है तो एक्सेप्ट से वैल्यू जो रिटर्न हुई है वो होगी, और अगर एक्सेप्शन नहीं आई है तो फिर तो ट्राई वाली मानी जाएगी रिटर्न वैल्यू। सर इसमें तो फिर चेंज हो सकता है ना? उस केस में हो सकता है, ट्राई एक्सेप्ट वाले केस में। लेकिन अगर फाइनल लगा दोगे तो फिर खत्म हो गया, क्योंकि ये तो लास्ट में लेके चलेगा फिर। और अगर सर हमने यहाँ पे एल्स लगा दिया तो एल्स के बाद चलता है ना फाइनली, फिर फाइनली तो इस सिनेरियो में जो सिनेरियो है उसमें तो फाइनली सबसे लास्ट में चलता है ना। ठीक, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कभी कभी क्या होता है, आप अपने प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं कि अगर यूजर ने जो वैल्यू दी है वो हमारी रिक्वायरमेंट के साथ फिट नहीं हो रही है, तो आप एक्सेप्शन को जनरेट करना चाहते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, प्रोग्राम को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा किस तरह के यूज केस में कर सकते हैं? दो यूज केस में आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं यूजर से उसकी एज इनपुट कराना चाहता हूँ कि भाई यूजर अपनी एज बताओ क्या है। अब अगर यूजर ने कहा कि मेरी एज -5 है, तो आगे आप एज के साथ क्या कर रहे हैं वो हो जाएगा। बट अगर हम देखें क्या रियल वर्ल्ड में किसी की भी एज -5 पॉसिबल है? ये तो इम्पॉसिबल वैल्यू है। तो अब प्रोग्रामर क्या चाहता है कि अगर ऐसा इनपुट आए तो हमारा प्रोग्राम में एक्सेप्शन बना दी जाए और प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए। हम नहीं चाहते कि इस तरह के इनपुट के साथ कोड आगे कंटिन्यू हो। पाइथन से कहा गया कि अगर एज वेरिएबल में नेगेटिव वैल्यू आए कोई सी भी तो एक्सेप्शन दे देना। पाइथन ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि एज पाइथन ने नहीं बनाया, ये आपका कोई भी एक इंटीजर वेरिएबल हो सकता है। हाँ, अगर कोई इंडेक्स है जो आउट ऑफ रेंज है तो पाइथन उस आउट ऑफ इंडेक्स पर एक्सेप्शन दे सकता है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स पाइथन ने बनाए हैं। अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं एक ऐसे नंबर से जो 0 हो जाए तो ये एक एक्सेप्शन बनेगी, क्योंकि पाइथन के अंदर ऐसा पहले ही बता दिया गया है। लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर को ये नहीं बताया गया है कि एज नाम से कुछ होता है। ये तो आपकी रीडेबिलिटी के लिए एक वेरिएबल है जिसका नाम AGE है। आप इसका नाम X कर दो, आप इसका नाम Y कर दो, और इसमें अगर -5 आएगा तो कौन सी गलत बात है? पाइथन इसको गलत नहीं मानता, बट प्रोग्रामर कह रहा नहीं ये गलत है, बंद कर दो प्रोग्राम। तो कैसे एक्सेप्शन लाई जाए? दूसरा केस, मान लीजिए आपसे कहा जा रहा अपनी मान लीजिए आपसे कहा जाए एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है। अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए πr², पाई की वैल्यू मैं जानता हूँ 3.14 होती है, रेडियस आप एंटर करो। अब किसी भी चीज की रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर यूजर ने नेगेटिव रेडियस एंटर कर दी तो मैं चाहूंगा एक्सेप्शन बन जाए और प्रोग्राम बंद हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि रेडियस क्या होती है पाइथन इसको नहीं जानता। रेडियस पाइथन का टॉपिक नहीं है, रेडियस आपका कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर इनमें से किसी एक को इम्प्लीमेंट करूं तो फिर मैं क्या चाहता हूँ वो देखता हूँ। तो मैं एज को यूजर से इनपुट कराता हूँ, यहाँ लिख दिया एंटर एज। उसके बाद अगर मुझे ये बताना है कि आफ्टर 1 ईयर आपकी एज क्या हो जाएगी या आफ्टर 5 ईयर आपकी एज क्या हो जाएगी, तो मैं बस इतना बताता हूँ, आफ्टर 5 ईयर्स जो भी एज है उसमें +5 करके प्रिंट करा। बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है। एंटर एज 4, 5 साल बाद आप 9 साल के हो जाएंगे। एंटर एज -3, 5 साल बाद आप 2 साल के हो जाएंगे। यही गलत है, गणित सही है बट रियल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी की एज -3 हो।
तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं एक्सेप्शन आ जाए, बंद हो जाए प्रोग्राम, ठीक है, हैंडल करेंगे तो चले, अदरवाइज बंद हो जाएगा। तो अब जब मैं एज की वैल्यू यहाँ पर लाऊंगा तो पहले मैं चेक करूंगा इफ एज नेगेटिव, एज इज लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव एज है। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे कि एक्सेप्शन आ जाए? ऐसा क्या लिखूं कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाए? तो हमसे कहा गया कि आप ऐसा करने के लिए रेज कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो एक कीवर्ड दिया गया पाइथन में रेज, रेज करना है ना, एक्सेप्शन को रेज करने के लिए रेज कीवर्ड यूज करते हैं। अभी तक हम एक्सेप्शन को हैंडल करना सीख रहे थे, अब हम हैंडल करना नहीं सीख रहे हैं, हम एक्सेप्शन को लाना सीख रहे हैं। रेज को उसके बाद कौन सी एक्सेप्शन आप रेज करना चाहते हैं, उस एक्सेप्शन का नाम लिख लीजिए। मान लीजिए आप चाहते हैं वैल्यू एरर, क्योंकि ये गलत वैल्यू है, तो आप वैल्यू एरर का यहाँ पर नाम लिख लीजिए। अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, इसका मतलब है कि आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाएगी, और अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, आगे का चलेगा। एंटर एज, मान लो ये कर दिया मैंने यहाँ पर 10 आफ्टर 5 years और 15 years के लिए। एंटर एज -2, आपकी वैल्यू एरर, प्रोग्राम बंद हो गया। अब वैल्यू एरर आई, लेकिन क्यों आई? आप अगर आप ये भी बताना चाहते हैं तो आप रेज कीवर्ड के बाद लिख सकते हैं वैल्यू एरर, और वैल्यू एरर के साथ पैरेंथेसिस लगाकर एक मैसेज पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं नेगेटिव एज नॉट। तो वास्तव में हम वैल्यू एरर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास कर रहे हैं। सर एक बात पूछनी थी, अगर आप जैसे अगर हम वैल्यू नंबर की जगह अगर हम कोई स्ट्रिंग या इंटीजर वो देना चाहें, स्ट्रिंग या कुछ भी और, तभी वैल्यू एरर देगा? नहीं, हाँ, क्योंकि अगर हम इनपुट में इंटीजर मांग रहे हैं और यूजर ने इंटीजर की जगह कोई और लेटर दे दिया है ना, लाइक ABCD दे दिया, तो इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग में रीड करके जब इंटीजर को देगा तो इंटीजर अपने अंदर से जो एक्सेप्शन बनाएगा वो भी वैल्यू एरर बनाएगा। तो यहाँ पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन सी एक्सेप्शन आएगी, बट यहाँ पर मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर 0 डिवीजन एरर लिख दूँ, वैल्यू एरर लिख दूँ, इंडेक्स एरर लिख दूँ, कोई सी भी लिख सकता हूँ। और आगे चलकर अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लेते हैं तो मैं अपनी खुद की एक्सेप्शन ही बना सकता हूँ। ठीक है, वो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। नेगेटिव एज नॉट अलाउड। सर क्या नेगेटिव ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको क्या नल नहीं कर सकते? क्या नल? हाँ, जैसे सर नल सेट जैसे नेगेटिव है, हम कुछ भी नेगेटिव वैल्यू डालें इस प्रोग्राम के लिए खाली, तो हम उस नेगेटिव को वो पॉजिटिव आइडेंटिफाई करें, ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने पहले तो एक्सेप्शन ले आए, अब ट्राई एक्सेप्ट में हम एक्सेप्ट के अंदर वो अल्टरनेट दे सकते हैं जो आपने कहा। अगर हम नेगेटिव लिखे तब भी एज ऐड ही हो? हाँ, जब आप नेगेटिव लिखेंगे तो यहाँ पर आएगी एक्सेप्शन। अब आपने लगा रखा होगा ट्राई एक्सेप्ट, तो ट्राई की वजह से ये एक्सेप्ट में जाएगी हैंडल होने के लिए, और एक्सेप्ट के अंदर आपने वो लॉजिक लिखा होगा एज इक्वल टू 0 या जो भी आप डिफॉल्ट एज देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक पढ़ा हमने, एक्सेप्ट ब्लॉक पढ़ा, एल्स ब्लॉक पढ़ा, उसके बाद आपका रेज कीवर्ड। तो इस तरह से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को इन सारे कीवर्ड से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आपका जो आगे की जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस अब हम आइडल पे ना लेकर एक एडवांस एडिटर है उस पर हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर हम कुछ एडवांस एडिटर की बात करते हैं तो उनमें एक नाम आता है हमारा जुपिटर का। तो जुपिटर एक ऐसा एडिटर है जो हमारा ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होता है। आइडल अभी आपने देखा वो एक डेस्कटॉप एडिटर है, जब वो चलता है तो कोई ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है उसे, लेकिन जुपिटर एक ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होने वाला एडिटर है।
और जब भी कोई एडिटर ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक सर्वर भी होता है। तो जो जुपिटर है वो अपना सर्वर अपने साथ लेकर आता है, हमारे लिए एब्स्ट्रैक्शन है, हमें ये सब फोकस नहीं करना। हम जब जुपिटर को यूज करेंगे तो वो सीधा ब्राउजर पे हमें दिखाई देगा और सारा हम ब्राउजर पे उसको लिखेंगे। बिहाइंड द सीन सर्वर चलता रहेगा, हमें उसको कोई कंट्रोल नहीं करना, कुछ में उसको ज़्यादा मैनेज नहीं करना। जुपिटर को ब्राउजर पे रन कराने का जो पर्पस था, वो पहला पर्पस ये है कि इसको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल कराया जा सके। फॉर एग्जांपल, आगे चल के आप में से काफ़ी लोगों का एआई होगा। एआई में जब हमारा बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है, स्पेशली इमेजेस के साथ, लाइक 50,000 इमेजेस अगर मेरे पास हैं, उनको मैं प्रोसेस करना चाहता हूँ, तो मेरे पास लोकल मशीन पर प्रोसेस कर पाना टेंड्स टू इम्पॉसिबल हो जाता है। आउट ऑफ मेमोरी एरर आती रहेगी। मेरे लैपटॉप में 5 GB रैम है, 8 GB रैम है। 8 GB रैम में आप 50,000 इमेजेस को लोड नहीं कर सकते, आउट ऑफ मेमोरी एरर आएगी। तो आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। तो मोस्टली क्लाउड प्लेटफॉर्म पर जब आप जाएंगे तो उनको आप अपने ब्राउजर से एक्सेस करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि फिजिकली उनके घर जाएंगे, उनके ऑफिस में जाएंगे। आप ऑनलाइन अकाउंट बनाएंगे, अपने ब्राउजर से उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करेंगे। तो जब आप ब्राउजर से एक्सेस करेंगे तो अगर कोई ऐसी कोडिंग करनी हो जिसमें 50,000 इमेजेस शामिल हैं, तो अब कौन सा एडिटर दिया जाए जो बेस्ट सुटेबल होगा इस सिचुएशन में? आंसर आता है जुपिटर। तो ज़्यादा बार आप जब क्लाउड पे जाके पाइथन कोडिंग करेंगे तो वहां पर आपको एडिटर जो मिल रहा होगा दैट इज जुपिटर। दूसरा रीजन, जुपिटर एडिटर अपने साथ डॉक्यूमेंटेशन वाला काम भी करता है। यानी कि आप जुपिटर में जो भी कोड लिख रहे हैं उस कोड को रिमार्क जब देते हैं तो कमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑर्डिनरी कोड हम पाइथन का अब तक लिखते आ रहे हैं, अगर मुझे किसी भी लाइन के आगे उसका रिमार्क लिखना हो कि मैंने ये काम किया है तो मैं उसे कमेंट हैश देकर लिखता हूँ। जुपिटर के अंदर एक अलग फीचर है जो आप इस तरह के रिमार्क करने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो वो हमारा HTML के कॉन्सेप्ट का यूज करके लिखा जा सकता है। अगर किसी को HTML आती है थोड़ी बहुत तो वो बड़ा अच्छे से जो हमारा रिमार्क लिखने वाला पॉइंट है वहां पर वो लिख सकता है। और जिसको नहीं आती है HTML, उसके लिए कुछ सिंबल दिए गए हैं। उन सिंबल्स को अगर आप जानते हैं, उन सिंबल्स का यूज करके आप अपना प्रॉपर रिमार्क लिख सकते हैं। उसमें इमेज लगा सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, तो ये बुलेट्स वगैरह लगा सकते हैं। तो ये अच्छे से आप एक डॉक्यूमेंटेशन अपने कोड का दे सकते हैं। तो जुपिटर को यूज करने के ये दो फायदे हमारे यहाँ पर होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जुपिटर आएगा कैसे? तो जुपिटर को लाने के दो तरीके। पहला तरीका है कि एज लाइब्रेरी आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल जुपिटर। एक तो ये ऑप्शन है हमारा कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर ले दीजिए पिप इंस्टॉल जुपिटर और आपका जुपिटर आपके मशीन पर आ जाएगा। इस तरह से करने में कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या होता है? जुपिटर के जो अपने वर्जन्स आते हैं वो पाइथन के हर वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो जुपिटर का जो भी वर्जन अभी लेटेस्ट है, पहले आपको चेक करना होगा कि क्या वो उस पाइथन के साथ कंपैटिबल है जो आपके लैपटॉप पर पहले से इंस्टॉल्ड है। जैसे मैं अभी 3.9 इंस्टॉल करके बैठा हूँ, तो क्या जुपिटर 3.9 को सपोर्ट करता है? प्लस जितनी भी हम आगे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगी, क्या वो जुपिटर के कंपैटिबल है? इट मीन्स वन वर्ड में एक मैं आंसर दूं तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत आएंगे जब आप जुपिटर को इंडिपेंडेंटली इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मुझे आगे चलकर नमपाई, पांडास, मशीन लर्निंग इन सब की लाइब्रेरीज चाहिए होंगी तो मुझे फिर अलग अलग डाउनलोड करनी होंगी। अगेन कंपैटिबिलिटी इशू फिर आएगा। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि एक पैकेज बना दिया गया है। एक पैकेज है जो बना दिया गया है एनाकोंडा, और उस पैकेज के अंदर जुपिटर रख दिया गया है। और भी एडिटर हैं जो रख दिए गए हैं, स्पाइडर है, एक और एडिटर है आर स्टूडियो, इसको भी रख दिया गया है, आर स्टूडियो।
और भी चीजें हैं जो इसके अंदर रखी गई हैं, प्लस इसके अंदर कंपैटिबल पाइथन है, ठीक है, प्लस इसके अंदर आपको कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी मिल जाती हैं, स्पेशली डेटा साइंस की। तो अगर ये सारी चीजें, इतने सारे एडिटर, पाइथन, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, ये सब एक साथ जब कंबाइन करके एक पैकेज बनाया गया तो उसका नाम रखा गया एनाकोंडा पैकेज। तो दूसरा ऑप्शन है कि आप एनाकोंडा का जो सॉफ्टवेयर आता है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। उसके अंदर आपको जुपिटर मिल जाएगा, कंपैटिबल लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, पाइथन मिलेगी कंपैटिबल, और जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं वो सब कंपैटिबल मिलेंगी, कोई वर्जन कंप्लेन नहीं आएगी, ठीक है। बाकी चीजें आप इग्नोर कर दो, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है आपके लिए यूज करने की, बाकी छोड़ो, जो काम की चीज है वो अपनी उठा लो यहाँ पर। तो इस तरह से एनाकोंडा को हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब कहाँ से आएगा ये, यहाँ लिखेंगे एनाकोंडा डाउनलोड। तो पहला ही ऑप्शन आएगा यहाँ पर इंडिविजुअल एडिशन। हेलो सर। बोलिए सर पूरी हो गई है पाइथन। मैंने ऐसा नहीं कहा अभी, अब हम आगे जी पाइथन पढ़ेंगे वो एनाकोंडा पे करेंगे, मैंने ऐसा कहा है। पाइथन बची अभी, पाइथन पूरी अच्छा नहीं सर, सर मुझे जेंगो करनी है। पाइथन नहीं पढ़ेंगे पूरी? नहीं सर, पाइथन तो पढ़ेंगे। पाइथन के बाद जब पाइथन खत्म होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके पाइथन खत्म हो गई, ओके तो फिर आप जेंगो में चले जाना, ठीक है। ठीक है सर। बाकी बीच में कोई जेंगो का बैच स्टार्ट होता है मेरा या किसी और का तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप एक साथ भी कर लेना पैरेलली। चलिए, तो ये हमारा एनाकोंडा हो गया, एना डेटा साइंस टूल किट। यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे और यहाँ पर आपको विंडोज़ का एनाकोंडा अलग मिल जाएगा, मैकिन्टोश का अलग मिल जाएगा, लिनक्स का अलग मिल जाएगा। तो आप 32 बिट विंडोज़ मशीन यूज़ करते हैं या मैकिन्टोश की कौन सी मशीन यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंगली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मैकिन्टोश का है वो 64 बिट का ही है। सर ये 3.8 पे है सर, अभी तो 3.9 है हम लोग के पास। तो ये अपनी पाइथन अपने साथ लेकर आ रहा है 3.8, ठीक है। तो जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हम पाइथन 3.8 तक के फीचर ही यूज़ कर पाएंगे, उसके आगे का फीचर कोई यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कंपैटिबल है वो 3.8 के साथ है और हमें अलग से अपने लैपटॉप में पाइथन 3.8 इंस्टॉल नहीं करना। हम एनाकोंडा को जब इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ पाइथन 3.8 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 64 बिट वाले को तो ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सेटअप का साइज आपको ध्यान रखना है 450 MB के आसपास है, तो ये आप अपना डाउनलोड कर लीजिए। सर अगर हमारे पास 3.9 पाइथन ऑलरेडी डाउनलोड है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी फिर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अलग रहेगी, ये अलग रहेगी, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं। तो जो लोग पहले दिन से एनाकोंडा यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और उनको अलग से फिर पाइथन 3.9 डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, पहले दिन ही आप एनाकोंडा से काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये आपका एनाकोंडा का जो सेटअप है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको अनइंस्टॉल करके, मेरे लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल्ड है, बैचेस में चल रहा है मेरे, तो इसको अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा इसको इंस्टॉल करेंगे। अब जब आप इसको अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा इंस्टॉल करेंगे, आपके लैपटॉप में मान के चल रहा हूँ पहली बार आप इसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सेटअप जो आएगा उस सेटअप पे जस्ट आपने डबल क्लिक करना है और तो उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। जब आप डबल क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले वो एक पूछेगा कि ये जो एनाकोंडा आप इंस्टॉल करना चाहते हो जस्ट मी ऐसे पूछेगा या ऑल अकाउंट्स ऐसे पूछेगा, तो ऐसे एक विंडो आएगी कोई। तो बाय डिफॉल्ट वो जस्ट मी पर चेक रहता है, तो इसको ऐसे ही रहने देना है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी आप सिस्टम को चला रहे हैं तो कोई यूजर से चला रहे होंगे, है ना। जैसे मेरे सिस्टम में आदित्य नाम से यूजर है, तो आपके में आपके नाम से या HP डेल के नाम से बना होगा। तो अगर कल को आप गेस्ट अकाउंट बनाते हैं तो क्या एनाकोंडा गेस्ट अकाउंट के लिए भी एप्लीकेबल हो? तो अगर आप ऑल अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा होगा फ्यूचर में, अगर ऐसा करते हैं तो। और अगर जस्ट मी पे रखते हैं तो जिस अकाउंट से आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर रहे हैं उस अकाउंट से जब लैपटॉप चलेगा उसी को एनाकोंडा मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा। ये स्क्रीन जाने के बाद फिर एक दूसरी स्क्रीन आएगी आपके सामने, जहां पर 2 चेक बॉक्स आएंगे फिर से। ठीक है, तो पहला चेक बॉक्स, दूसरा चेक बॉक्स क्या आपसे पूछेंगे? पहला चेक बॉक्स आपसे पूछेगा कि अगर आप इसको चेक करते हो तो आपके सिस्टम में जो पाइथन अगर इंस्टॉल्ड है पहले से, यहाँ सब ये कहानी लिखी होगी, है ना। उसका मतलब क्या बता रहा हूँ। तो अगर आप इसे चेक करते हो तो आपके लैपटॉप में जो पहले से ही पाइथन इंस्टॉल्ड है, उस पाइथन से पहले इस वाले एनाकोंडा की जो पाइथन आ रही है 3.8 वाली, इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्या आप एग्री हैं? तो अगर आप चेक बॉक्स पर टिक कर देते हैं तो इस बात का मतलब ये हो जाएगा कि आपकी 3.9 से हाई प्रायोरिटी पर इस वाले एनाकोंडा की पाइथन 3.8 आ जाएगी। ठीक है, कब? जब एनाकोंडा चलेगा तब। लेकिन जब आप आइडल पर चलाएंगे तो वो 3.9 ही चलेगा, वो अलग है, उसकी कहानी नहीं है। जब जब एनाकोंडा से प्रोग्राम चलेगा तब तब पाइथन 3.8 के साथ चलेगा। हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है, इसको चेक कर देना। दूसरा चेक बॉक्स, इसमें क्या कहानी लिखी होगी? दूसरे चेक बॉक्स में कहानी लिखी होगी कि अगर आपके लैपटॉप में इससे पहले एनाकोंडा का कोई वर्जन इंस्टॉल्ड है और अभी आप नया वाला वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जब आप एनाकोंडा चलाएंगे तो बाय डिफॉल्ट अभी जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं ये वाला हाई प्रायोरिटी पर आ जाएगा। क्या आप एग्री हैं? तो ये जो चेक बॉक्स है ये इस बात का होगा कि प्रीवियसली इंस्टॉल्ड एनाकोंडा से हाई प्रायोरिटी होगी अभी जो करंटली इंस्टॉल्ड एनाकोंडा हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो आप कह देना हाँ हम दोनों बात के लिए एग्री हैं। यहाँ भी चेक बॉक्स सेलेक्ट कर लेना, यहाँ भी चेक बॉक्स सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ये नेक्स्ट अपने आप इंस्टॉल होता जाएगा। तो इंस्टॉलेशन में इसमें टाइम लगेगा। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो एक विंडो आएगी, उसमें प्रोग्रेस बार बनकर आएगा। तो प्रोग्रेस बार में लगभग 70% तक ये सही एकदम स्पीड में हो जाएगा। लास्ट के जो 30% का प्रोग्रेस होगा, इस लास्ट के 30% में ये कम से कम 15 मिनट ले लेगा अगर आपके पास 8 GB रैम है तो, और आपके पास 4 GB रैम है तो ये 25 to 30 मिनट भी ले लेगा। तो आप मान के चलिए कि जब ये प्रोग्रेस बार आपका आगे नेक्स्ट करके आएगा तो एकदम से तो शुरू में लगेगा आपको हो गया इंस्टॉल, लेकिन लास्ट में आके वो रुक जाएगा। तो ऐसा घबराना नहीं है कि ये हाँ अटक गया, हैंग हो गया, क्या हो गया। बस पेशेंस रखना है और बाकी और काम लैपटॉप पे अपना करते रहना मिनिमाइज करके। तो ये 20 से 25 मिनट उस टाइम पर ही हमारा ले लेगा। उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद कैसे यूज करना है, मंडे को जब मैं क्लास लूंगा तो मैं आपको मंडे को सिखाऊंगा कि फिर एनाकोंडा को यूज कैसे करना है। बताइए पाइचाम भी यूज कर सकते हैं? आप फ्री हैं, आप कोई सा भी एडिटर यूज कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करता हूं जो लोग डेटा साइंस ML के लिए बढ़ेंगे वो एनाकोंडा के साथ आगे बढ़ें, और जो जेंगो के साथ आएंगे वो पाइचाम से आगे बढ़ें। ठीक है, तो आप जो चाहें आप वो यूज कर सकते हैं, फ्री हैं। पाइथन का इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। पाइथन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अपने अलग हैं, है ना। उनका इस बात से फर्क नहीं है कि आप उसको एनाकोंडा पर चला रहे हैं या आप उसको पाइचाम पर चला रहे हैं। जो यहाँ चलेगा वो यहाँ भी चलेगा और वही आइडल पे भी चलेगा। तो हमारा मकसद है पाइथन पढ़ना, चाहे आप इस पे पढ़ लो, इस पे पढ़ लो, चाहे इस पे पढ़ लो। आइडल पे मैंने करा दिया, अब आपको दूसरा एक्सपीरियंस में दे रहा हूँ एनाकोंडा के साथ। और जब जेंगो का बैच बनेगा, जेंगो में बच्चे आएंगे तो पाइचाम का एक्सपीरियंस भी उनको दिया जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। मंडे को जब आप